हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलियन रीजन्स। इसमें हमने कल ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंतर्गत कौन कौन से एरिया मिलते हैं, किस किस एरिया तक ये फैला हुआ है उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इसके क्लाइमेट्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने इसकी फौना के बारे में बात की थी। आज हम ऑस्ट्रेलियन रीजन के फौना के अंतर्गत जो एनिमल्स मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले फिशेज की, यानी मछलियों की। ऑस्ट्रेलियन रीजन में फ्रेश वाटर में ऑस्टिकोलोसिस तथा न्यू सेस्टोइड्स इंक्लूड है, बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में दिखती है। एम्फीबियंस की बात करें तो यहाँ एम्फीबियन कम है। कॉमन टोड्स एंड टेल्ड एम्फीबियन नहीं पाए जाते हैं, बट हाइला तथा राना काफ़ी मिलते हैं। रेप्टिलियन की बात करें, इसका जो ऑस्ट्रेलियन रीजन का रेप्टिलियन फौना है, तो ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल्स में वरीड फौना पाया जाता है। यहाँ क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, गीकोज, स्किंक्स, पेरिनस, टिप्लोप्स, पाइथन, कुछ कलवर्जिब्रिड्स, न्यू जीनिया तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ कॉलवर्ड्स न्यूजीनिया तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। पाइथन तथा टाइगर स्नेक्स बहुत अधिक मिलते हैं। मतलब पाइथन की बात की जाए और टाइगर स्नेक्स की, तो इस रीजन में यानी ऑस्ट्रेलियन रीजन में काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स यानी पक्षियों की। यहाँ बर्ड्स की 58 फैमिलीज पाई जाती हैं। इनमें से 44 फैमिलीज का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पूरे विश्व में मिलती हैं। वाइड का मतलब होता है पूरे संसार में मिलने वाली स्पीशीज, चाहे वो बर्ड्स हों, फिशेज हों, रेप्टिलियंस हों, मैमलियंस हों, एम्फीबियंस हों, यानी जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो पूरे संसार में देखने को मिलते हैं और ये पूरे विश्व में मिलती हैं। तो फैमिलीज के पक्षी ऑस्ट्रेलिया तथा ओरिएंटल रीजन में पाए जाते हैं, जबकि 12 फैमिलीज एक्सक्लूसिव हैं। यहाँ पिजन व पैरट्स की मैक्सिमम डाइवर्सिटी दिखाई देती है। यहाँ पर फीसेंट्स, फिंचेस, ईमू, हनी सकर्स, बर्ड्स, बर्ड ऑफ फेदर, डिस्क, फ्लावर पिकर्स आदि प्रमुख हैं। मैमल्स की अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, इस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यूथेरियंस की एब्सेंस है। यहाँ पर मार्सुपियस, यह मोनोट्रीम्स की बहुतायत है। यहाँ पर इकिडना और निथोरिंकस जो कि एग लेइंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, इकिडना और ऑर्निथोरिंकस। इकिडना जो होता है जिसको आंट ईटर भी बोलते हैं, और ये कैसे हैं, मैमल्स हैं। ये कैसे, एग लेइंग, मतलब इनसे अंडों से बच्चे उत्पन्न होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं। इकिडना जो होता है वो आंट ईटर होता है। इसमें इसका जो माउथ होता है वो स्नॉट की फॉर्म में होता है, यानी उसमें सूंड जैसी होती है। वो चींटियों के बिल में अपना माउथ डालकर उससे चींटी को खा लेता है, इसलिए इसको आंट ईटर भी बोलते हैं। और ऑर्निथोरिंकस जो है इसको डक वाइल्ड प्लेटिपस बोलते हैं। इसकी जो बीक होती है वो डक के समान होती है, जैसे डक की होती है, बत्तख की होती है, उसकी तरह। तो यहाँ पर जो मेनली मिलता है एकिडना और ऑर्निथोरिंकस।
डेसियस, बॉम्बेट, फ्लाइंग बर्ड्स, ओपोसम, प्रेवल्स आदि बहुत अधिक हैं। यहाँ पर इंसेक्टिवोरस बैट्स तथा फ्रूट बैट भी पाई जाती है। इस रीजन में ऑस्ट्रेलियन डॉग तथा यूरोपियन रैबिट भी पाए जाते हैं। स्क्वायरल सतना तथा फ्लाइंग एलिजिस भी मिलती है। ऑस्ट्रेलियन रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलो मलयान, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, पॉलीनेशियन रीजन, सब रीजन तथा न्यू जीलैंड सब रीजन। तो आज हमने पीएससी सेकेंड ईयर में जो रीजन थे यानी 6 रीजन थे, जिसमें पहली आर्कटिक रीजन, न्यू आर्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, उसके बाद न्यू ट्रॉपिकल रीजन, इथियोट्रॉपिकल रीजन और ऑस्ट्रेलिया रीजन को डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेलिस लाइन। बेलिस लाइन जो है, इस पे काफ़ी शॉर्ट नोट पूछा जाता है बीएससी सेकेंड ईयर में कि बेलिस लाइन क्या है। तो बात करते हैं बेलिस लाइन की। बेलिस लाइन की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जब विश्व को 6 रीजन में यानी पूरे संसार को 6 रीजन में बांटा गया था, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। उस समय ओरिएंटल तथा ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में एक आइसोलेटिंग लाइन बना पाना कठिन था। यानी जो ऑस्ट्रेलियन रीजन था और ओरिएंटल रीजन था, दोनों रीजन के मध्य लाइन बनाना कठिन था। दोनों रीजन के प्रमुख लैंड मैसेज एक दूसरे से कई आइसलैंड्स के द्वारा अलग थे। इस संदर्भ में प्रमुख टसल इस लैंड का डिवीजन था। इस फौना के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्नियो, जावा तथा सुमात्रा के बड़े बड़े आइसलैंड ओरिएंटल रीजन में आते हैं। ये एक दूसरे से तथा मलाया से सैलो समुद्र द्वारा अलग थे। यानी जो बर्नियो था, जावा था, सुमात्रा था, वो एक दूसरे से मलाया तथा उससे समुद्र के द्वारा अलग थे। यहाँ तक कि उनमें पाए जाने वाले एनिमल्स मलाया जैसे थे। बट न्यूजीनिया तथा एरोसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी क्लोज हैं, वे एक पृथक समुद्र के एरिया से घिरे हुए हैं। उनका फौना भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जैसा ही है। तो इनको ऑस्ट्रेलियन रीजन में रखा गया। इस सेपरेशन के फलस्वरूप फिलीपींस, सेल्यूलस, मॉलिस, टेमर व कई अन्य समान आइसलैंड को कोई निश्चित स्थान प्राप्त नहीं हो पाया। बेलिस ने मलाया और के फौना के अध्ययन के दौरान यह देखा कि यहाँ वैली तथा लैम्बो के फौना मलाया आर्कियोपेलागो के फौना से एकदम भिन्न थे तथा इनके बीच में दूरी करीब 20 मील थी। इसी से प्रेरित होकर बेलिस ने इस रीजन के अन्य आइसलैंड्स की स्टडी की और उन्हें सेपरेट करने का प्रयास किया। 1863 में बेलिस ने एक ऐसी लाइन खींची जो दोनों रीजन के आइसलैंड्स को अलग कर रही थी। इसी लाइन को उसके आविष्कारक के नाम पर बेलिस लाइन कहते हैं। इस लाइन को नॉर्थ से फिलीपींस व मॉलक्स से के बीच में साउथ वेस्ट में
कैलिफोर्निया के बीच में तथा साउथ में से वाली तथा नंबर के बीच में रन करती है। बैलेंस के कुछ साल बाद बीबेन ने एक दूसरी लाइन ईस्ट की तरफ खींची थी जो मोलस्क तथा सेलेबस से तथा की आइसलैंड को टर्नर से अलग करती थी। इस लाइन को उसके अभिसरक के नाम पर बेवियर्स लाइन कहते हैं। जो जियोग्राफर्स के वैज्ञानिकों में से कुछ बेलिस लाइन को मान्यता देते हैं तो कुछ वेबर्स लाइन्स को मान्यता देते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बेलिस लाइन ईस्टर्न लिमिट को निश्चित करती है जो कि किसी समय में एक बड़े लैंड का मास था जो मलाया से जुड़ा हुआ था, जबकि वेबर्स लाइन्स वेस्टर्न लाइन वेस्टर्न लिमिट्स को निर्धारित करती है जो किसी समय में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा थी। आज हमने पीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जियोग्राफिकल रीजन्स में ऑस्ट्रेलियन रीजन जो कि आपका छठा रीजन था, उसके बाद हमने बेलिस लाइन को डिस्कस किया। बेलिस लाइन जो थी ऑस्ट्रेलियन रीजन तथा मलाया जो रीजन मलाया का जो पार्ट था उनको अलग करती थी, उसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो वेबर्स लाइन्स थी उसको डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।